हेलो हेलो हेलो। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 2 लेकर। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस तथा इनके बीच अंतर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, बंध की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण क्या है तथा इनकी पहचान आप किस तरह से कर पाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और आपका स्वागत करता हूं मैं विज्ञानम चैनल पर। तो चलिए आज का सेशन शानदार जानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है धात्विक ठोस जिसका नाम होता है मेटालिक सॉलिड। दूसरा है आणविक ठोस जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा है आपका सहसंयोजक ठोस जिसका इंग्लिश में नाम होता है कोवेलेंट सॉलिड। और चौथा है आपका आयनिक ठोस जिसका इंग्लिश में नाम होता है आयनिक सॉलिड। तो चलिए बारी बारी से चारों का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है बंध की प्रकृति के आधार पर देखिए कितने प्रकार के। सबसे पहला है आपका आयनिक ठोस, सबसे पहला है आपका आयनिक ठोस। दूसरा है आपका सहसंयोजक ठोस। तीसरा है आपका आणविक ठोस और चौथा है आपका धात्विक ठोस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयनिक ठोस के बारे में। तो आयनिक ठोस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा आयनिक बंधन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आयनिक बंधन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे जैसे हम लोग पढ़े हैं NaCl एक आयनिक ठोस है कि कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आप बच्चों याद रखिएगा, जब भी धातु तथा अधातु के बीच कोई भी बंधन बनता हो तो वो बंधन हर हाल में क्या होगा बच्चों? वो बंधन होगा आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं NaCl किस प्रकार से आयनिक बंधन बनाता है। आयनिक बंधन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंधन का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है आयनिक बंधन। हम जानते हैं कि बंधन इसलिए बनता है क्योंकि दोनों तत्व या दोनों एलिमेंट अपने वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, इसलिए बंध का निर्माण होता है। हम अगर NaCl की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। तो इस तरह से इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों चाहते हैं कि हम अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो यहाँ क्या होगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 8 और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में हो गया कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन ने अपने स्थानांतरण करके दोनों ने अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। थोड़ा सा और जानते हैं कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने या क्लोरीन ने? तो इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम में। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर होता है धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर होता है ऋण आवेश। तो इस प्रकार से आयनिक बंधन का निर्माण हुआ। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका फॉर्मूला आपको पता है, NaCl फॉर्मूला होता है साधारण नमक का। किसका? साधारण नमक का। हम यहां लिख देते हैं नमक, ठीक है। अब हम बात करते हैं MgO की। तो Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बच्चों बताइए कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। अब दोनों के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। अब दोनों चाहते हैं हम अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो यहाँ क्या करेगा? मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? ऑक्सीजन को। तो यहाँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया? 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे दिया। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दोनों ने अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कर लिया? 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। अब बच्चों यहाँ ध्यान दे, किसने इलेक्ट्रॉन दिया? मैग्नीशियम ने या ऑक्सीजन ने?
मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। और किसने इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2। तो इस तरह से आप आयनिक बंधन को समझ सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप अपने कॉपी में बनाइए। जैसे लिखा हुआ है MgCl2, इस एग्जाम्पल को आप बनाइए अपने कॉपी में MgCl2 को। ठीक है, मैं तब तक सॉल्व करता हूं वीडियो को पॉज करके। MgCl2 को आप बनाइए, कितना मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज और कितने क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं MgCl2 को। MgCl2 में मैं देखता हूं MgCl2, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना, 7। इस तरह से बताइए क्लोरीन कितनी बार है, क्लोरीन कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ क्लोरीन 2 बार, इसका भी परमाणु संख्या 17, इसके बाह्यतम कक्षा में भी कितना बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7। मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, 8, और इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, यहां से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों ने अपने बाह्यतम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। अब मैं बात करूं कि मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आएगा, तो मैग्नीशियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2, तो यहां पर मैग्नीशियम पर चार्ज आ जाएगा +2। और एक क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1, तो यहां से चार्ज आ जाएगा -1 और यहां से चार्ज आ जाएगा -1। तो इस तरह से MgCl2 का आपको आयनिक बंधन मैंने बनाकर दिखा दिया। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आप आयनिक बंधन की पहचान किस तरह से करेंगे। जैसे आपके पास एक सवाल है कि एक सवाल यह है कि हम समझते हैं कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच कौन सा आयनिक बॉन्ड बनेगा, एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच कौन सा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है एल्युमिनियम, यहां पर परमाणु संख्या 13 और क्लोरीन परमाणु संख्या 17। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2, 8 और 3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2, 8 और 7। ठीक है, अगर मैं संयोजकता की बात करूं तो इसकी संयोजकता होगी 3 और इसकी संयोजकता होगी 1। संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसकी संयोजकता 3, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी, -1। ठीक है, तो इस तरह से इसकी संयोजकता हो गई। अब इसके यौगिक को लिखने के लिए क्या करते हैं कि एल्युमिनियम वाली संयोजकता क्लोरीन पर और क्लोरीन वाली संयोजकता एल्युमिनियम पर। तो इस प्रकार से यौगिक हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस प्रकार से यौगिक हो जाएगा हमारा, एल्युमिनियम पर कौन सा चार्ज आएगा, देखिए एल्युमिनियम पर 1 है, यहां से 1, और क्लोरीन पर कितना, Cl3। तो इस प्रकार से हमारा यौगिक बन गया AlCl3। तो ये हुआ हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसमें आपको पहचानना है कि कौन से आयनिक बॉन्ड होंगे और कौन से आयनिक बॉन्ड नहीं होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक की पहचान करें। आयनिक यौगिक की पहचान करें। ठीक है, आयनिक यौगिक की पहचान किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास एक ऑप्शन है, लिखा हुआ है MgCl3, दूसरा ऑप्शन है आपका CH4, तीसरा ऑप्शन है आपका MgO, और चौथा ऑप्शन है आपका AlCl4। ठीक है, सॉरी, AlCl4। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से आयनिक ठोस होंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहले बनाकर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक होंगे और कौन आयनिक यौगिक नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से धातु तथा अधातु के बीच यौगिक है,
कौन सा धातु धातु के बीच है, कौन सा अधातु अधातु के बीच है, पहले इसकी पहचान कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए मैग्नीशियम आपका धातु है, क्लोरीन आपका अधातु है, यानी ये आयनिक यौगिक होने की संभावना हो सकती है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 वाले ऑप्शन में ये भी अधातु ये भी अधातु, यानी ये आयनिक यौगिक नहीं होगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन क्या अधातु, यानी इसकी भी संभावना हो सकती है कि ये भी आयनिक यौगिक हो जाएंगे। और AlCl4 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी संभावना है, एक धातु और एक अधातु, ये भी आयनिक यौगिक हो सकते हैं। अब मैं बात करूं इस तीनों में से कौन सही आयनिक यौगिक होगा, तो इसके लिए मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया है कि आप क्या करें, दोनों की संयोजकता बदल दें, एक की संयोजकता दूसरे पर और दूसरे की संयोजकता पहले पर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आयनिक ठोस की पहचान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं MgCl3 की तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। अगर मैं बात करूं 2 8 2 और इसकी बात करूं 2 8 और 7, इसकी संयोजकता कितनी 2 और इसकी संयोजकता कितनी 1 जाएगा मैग्नीशियम पर और 2 जाएगा क्लोरीन पर, यानी यौगिक होता है MgCl2, यानी ये आयनिक यौगिक नहीं होगा। अगर मैं बात करूं MgO की तो MgO में आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। संयोजकता इसकी कितनी 2 और इसकी संयोजकता कितनी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी जो आपका यौगिक बना MgO, यानी आपका जो उत्तर होगा ये आपका सही होगा। AlCl4 भी आयनिक यौगिक नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो सही यौगिक होगा वो होगा AlCl3। इसका जो सही यौगिक होगा इसका क्या होगा बच्चों, MgCl2, यानी इसका सही आंसर होगा MgCl2 और इसका सही उत्तर होगा AlCl3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आयनिक यौगिक की पहचान कर सकते हैं, आयनिक ठोस की पहचान कर सकते हैं। आयनिक ठोस क्या होगा, जिसके बीच आयनिक यौगिक होगा वो ठोस क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस। और एक बात आपको मैंने बताया है यहाँ पर कि जब भी आयनिक ठोस बनेगा तो एक पे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज और एक पे कौन सा चार्ज माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से आप आयनिक ठोस की पहचान कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आयनिक ठोस पर कि आयनिक ठोस पे यहाँ लिखा हुआ है कि आयनिक ठोस इसके अवयवी कण क्या होते हैं, धनायन तथा ऋणायन, यानी एक पर प्लस चार्ज और दूसरे पर कौन सा चार्ज माइनस चार्ज। दूसरा लिखा हुआ है यह आपस में आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जिनके बीच कौन सा बंधन होता है, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। दोनों आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसके लिए इसके अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं तथा ये आपस में आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ NaCl, CHCl, CF2, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आयनिक बंधन के एग्जाम्पल है, आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है। अब आयनिक ठोस की विशेषताएं क्या क्या होती है, सबसे पहला लिखा है इनके बीच कौन सा बंधन होता है, आयनिक बंधन होता है। दूसरी बात लिखा हुआ है ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस क्या होंगे, कठोर, और भंगुर का मतलब क्या होता है, जिसे पीटने पर वो चूर चूर हो जाए वो क्या होता है, भंगुर। जैसे नमक को आप अगर पीटेंगे या इस पर हैमर चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाता है, इसलिए इसके बारे में कहा गया है कि ये कठोर तथा क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। तीसरी बात है ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक तथा द्रव अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब ठोस अवस्था में होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने का जिम्मेदार होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होते हैं, आयन का मतलब प्लस और माइनस, जिनके पास मुक्त आयन होते हैं उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था में जैसे हमने NaCl की बात की तो NaCl में क्या होता है, ठोस अवस्था में प्लस माइनस आपस में मजबूती से पकड़े हुए रहता है। लेकिन अगर हम इसको द्रव अवस्था में कर दें, अगर हम यहाँ पर द्रव अवस्था में इसको ला दें, द्रव अवस्था में ला दें इस कंटेनर में, तो क्या होगा, अगर इसको पानी में NaCl को अगर हम डाल देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस अलग टूट जाता है और Cl माइनस अलग टूट जाता है। यहाँ से आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जिस कारण ये विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक तथा द्रव अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और इसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च। ठोस यानी आयनिक ठोस जो होंगे इनके गलनांक क्या होंगे बच्चों, उच्च होंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा कि NaCl की जो संरचना होती है, यहां पर इस तरह से संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा। NaCl की जो संरचना होगी,
NaCl की जो संरचना होगी प्रत्येक, ये 3D में होते हैं, जितने भी ठोस होंगे वो 3D में होंगे। NaCl की संरचना की अगर हम बात करें तो प्रत्येक यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से देखिएगा प्रत्येक Na प्लस जो है, प्रत्येक Na प्लस अगर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और ये 3D में होता है, एक Cl इसके ऊपर के साइड और एक Cl इसके पीछे के साइड, यानी प्रत्येक NaCl कितने Cl के साथ, प्रत्येक Na प्लस, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर, यानी प्रत्येक Na प्लस 6 Cl के साथ, एक Cl इसके ऊपर की तरफ और एक Cl इसके पीछे की तरफ। उसी तरह से अगर Cl की बात करें, यहाँ पर अगर हम Cl की बात करें, अगर हम Cl की बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर ये कितने Na प्लस के साथ, एक Na प्लस, 2 Na प्लस, 3 Na प्लस, 4 Na प्लस, एक Na प्लस आगे की तरफ और एक Na प्लस पीछे की तरफ। इस तरह से कुल कितने Cl होते हैं, 6 Na प्लस, सॉरी 6 Na प्लस, यानी प्रत्येक Na प्लस 6 Cl माइनस के साथ और प्रत्येक Cl माइनस 6 Na प्लस के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इसमें भी इसको और हम डिटेल से आगे में पढ़ेंगे। CsCl की संरचना में प्रत्येक Cs प्लस कितने Cl माइनस के साथ, 8, और प्रत्येक Cl माइनस कितने Cs प्लस के साथ, 8 Cl प्लस के साथ जुड़ा होता है। ये दोनों बात ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। NaCl में 6 और CsCl में 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आयनिक ठोस के बारे में जान गए। इस प्रकार से हम लोग आयनिक ठोस के बारे में जाने कि कैसे आप आयनिक ठोस की पहचान करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरा सहसंयोजक ठोस के बारे में। सहसंयोजक ठोस क्या होता है, जब दोनों के बाह्यतम कक्षा में 8 पुराने के लिए साझेदारी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं Cl2, क्या लिखा हुआ है, Cl2। तो Cl कितनी बार है बच्चों, 2 बार, और इसका परमाणु संख्या कितना, 17, इसका भी परमाणु संख्या 17। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों चाहता है हम अपने बाह्यतम कक्षा में 8 कर ले, लेकिन ये आयनिक बंधन के थ्रू नहीं हो सकता है। अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये 6 रहेगा। लेकिन हमें करना क्या है, दोनों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो यहां से क्या होगा, एक नया कंसेप्ट आएगा साझेदारी का। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना, 7, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना, 7। तो इस प्रकार से क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ दूसरा क्लोरीन, इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से दोनों के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों आपस में क्या करेगा, साझेदारी, दोनों आपस में करेगा साझेदारी। तो यहाँ से इसने साझेदारी कर लिया और यहाँ से इसने साझेदारी कर लिया, तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं होता है, दोनों के बीच आकर्षण बल होता है। लेकिन सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, दोनों के बीच बॉन्ड पाया जाएगा। वो भी कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास O2। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8, कितनी बार है, 2 बार, इसका भी परमाणु संख्या 8। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। ठीक है, दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों तो स्थानांतरण हो नहीं सकता, दोनों के बीच क्या होगा, साझेदारी। किस प्रकार से साझेदारी होगा, ध्यान से समझते हैं। ऑक्सीजन दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5 6। दोनों चाहता है हम अपने बाह्यतम कक्षा में कितना कर ले, 8। तो दोनों अपने बाह्यतम कक्षा में 8 करने के लिए क्या करेगा, दोनों आपस में साझेदारी करेगा। 6 + 2 कितना, 8, और 6 + 2 कितना, 8। दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसी तरह से आपके पास एक नेक्स्ट सवाल है, जैसे लिखा हुआ N2 का आप बनाकर दिखाइए। वीडियो को पॉज कीजिए और N2 का बनाकर दिखाइए किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा N2 के बीच। चलिए हम देख लेते हैं N2 के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास N2 के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में
इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों चाहेगा अपने बाह्यतम कक्षा में कितना करना, 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो यहाँ से क्या करेगा, दोनों आपस में साझेदारी करेगा। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 2 बार नाइट्रोजन लिख देते हैं यहाँ पर। दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों चाहेगा आपस में साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। दोनों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 5 + 3 कितना 8, 5 + 3 कितना 8। दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हमने देखा है क्लोरीन क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका CH4। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसे एलिमेंट है जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। जैसे कार्बन को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के यौगिक में जो कम संख्या में होगा उसको रखेंगे बीच में। यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है कम संख्या में, कार्बन आपको यहाँ पर कम संख्या में दिख रहा है, और हाइड्रोजन कितना है, 4। कार्बन को रखेंगे बीच में, हाइड्रोजन कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 और कितना 4। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, बाह्यतम कक्षा में कितना 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ अस्थायी कर देते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये स्थायी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये स्थायी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये स्थायी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये स्थायी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। इस प्रकार से अब हाइड्रोजन का तो काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के पास ऑलरेडी जो ये येलो कलर से लिखा है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो यहाँ से देखिए 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, तो 4 + 4 कितना 8। बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल। कौन सा बॉन्ड, सिंगल। कौन सा बॉन्ड, सिंगल। तो इस प्रकार से CH4 का स्ट्रक्चर, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, यहाँ सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड। तो हमने देखा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, ये बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं, ये बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने स्लाइड पर कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। सहसंयोजक ठोस का नाम एक और इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इसका एक नाम क्या होता है, नेटवर्क ठोस। कौन सा ठोस, नेटवर्क ठोस। इसका नाम आपको याद रखना है। इसका एक नाम और होता है नेटवर्क ठोस। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, आप बताइएगा। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु। क्योंकि ये जो साझेदारी होता है, इनके परमाणुओं के बीच ही साझेदारी होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, सारे परमाणु होते हैं। तो आज जो साझेदारी होता है परमाणुओं के बीच होता है, तो यहाँ से इसके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और इन परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बंधन होता है वो कौन सा बंधन होता है, ये होता है आपका सहसंयोजक बंधन। ध्यान रखिएगा, इसके बीच कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन। अब इसमें सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं देख लेते हैं कि सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं क्या होती है। सहसंयोजक ठोस त्रिविम संरचनाएं में होती हैं, यानी 3D स्ट्रक्चर होगा। जितने भी ठोस हैं सब किस स्ट्रक्चर में होगा बच्चों, 3D स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, दूसरा है ये भी कठोर तथा क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये भी कठोर तथा भंगुर होते हैं। तीसरा क्या लिखा है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जितने भी सहसंयोजक ठोस हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में एक याद रखिएगा, ग्रेफाइट, जो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और चौथा है हीरा तथा ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि यहाँ पर जो आपका जो ये हीरा का स्ट्रक्चर है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, हीरा का। और ये आपका स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। यहां ध्यान से समझिएगा, जो यहां पर जितने भी कार्बन है यहां पर आपको दिख रहा होगा। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में देखिएगा, इसके चारों वैलेंसी इसके क्या हैं, पूरे हैं।
अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके चारों वैलेंसी पूरे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इस कार्बन की बात करें तो इसके पास केवल कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड आता है। लेकिन हम आपको बताया था कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता है हीरे के पास। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में देख लीजिए, इस किसी भी कार्बन की बात करें, अगर इस कार्बन की हम बात करते हैं तो देखिए ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 बॉन्ड इसका खाली है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट है, हीरा का प्रसंकरण क्या होता है, sp3, और हीरा ग्रेफाइट का संकरण क्या होता है, sp2। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि प्रसंकरण किस तरह से ज्ञात किया जाता है। फिलहाल अभी आप ये याद रखिए कि हीरा का संकरण sp3 और ग्रेफाइट का संकरण sp2। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 ठोस के बारे में पढ़ लिया। पहला ठोस है हमारा आयनिक ठोस और दूसरा ठोस है हमारा सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2 बचे हुए ठोस के बारे में, आणविक ठोस तथा धात्विक ठोस। तब तक के लिए जिन बच्चों ने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनको भी कुछ मदद मिल सके। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि।